13 जनवरी 2006 अर्जेंटीना के ब्यूनोस एरिस में एक खुशनुमा गर्मी का दिन था। एक कॉल आती है 12:38 पर पुलिस स्टेशन में कि बैंको रियो को लूट लिया है, जो कि सेरेनिया में स्थित था। यह अर्जेंटीना की राजधानी में था। इसके आसपास काफ़ी रिहायशी इलाके थे। इस बैंक में काफ़ी खजाना था। पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन के पास आते हैं और पता लगाते हैं वहाँ 4 चोर और 23 बंधक है। फिर उसके बाद वो बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बैंक के मेन गेट पर कड़ी नज़र रखते हैं। पुलिस पूरी दोपहर चोरों से बातचीत करके समझौता करने की कोशिश करती है, लेकिन चोर कुछ पल बाद शांत हो जाते हैं। 7 बजे पुलिस ऑफिसर बैंक का मेन गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वो वहाँ अजीब सा देखते हैं। वहाँ हर कोई सुरक्षित था। वहाँ 150 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुले थे और चोर जा चुके थे। वहाँ कोई सबूत नहीं था, ना कोई खिड़की टूटी थी। वो कहाँ गए? वो पुलिस के सामने से कैसे जा सकते थे? बैंको रियो अब बैंको सेंटेंडरियो के नाम से जाना जाता है और वो अर्जेंटीना की लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से एक है, जिसकी कई ब्रांचेज हैं। इसी के रिलेटेड अर्जेंटीना में एक बैंक की हिस्ट्री देखते हैं। 1999 में कुछ चोरों मेलो नामक बैंक में घुस आते हैं और लोगों को बंधक बना लेते हैं ताकि वो पुलिस से बचने के लिए उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल करके बैंक से बाहर निकल सके। जब वो निकलते हैं तो पुलिस उन पर ओपन फायर कर देती है। वो एक चोर को मार देती है, साथ ही 2 बंधकों को भी। ये बैंक रॉबरी टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी। इसको देखकर पूरा देश हैरान था, जिसके कारण 2006 में पुलिस ने वो गलतियां ना दोहराने का फैसला लिया। वो इस बारी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि चोरों को चारों तरफ से घेर लिया है। वहाँ 1000 से भी ज़्यादा ऑफिसर मौजूद थे। साथ ही हर पल की खबर टीवी पर भी दिखा रहे थे। उनके साथ 2 स्नाइपर शूटर भी थे। किसी को आते जाते भी नहीं देखा। फिर चोर कहाँ गए? उन चोरों में से एक चोर ने अपना नाम वोल्टर बताया। वो पुलिस से बंधकों को छोड़ने की बात कर रहा था। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड सहित कई लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया था। उन्होंने सिचुएशन को हैंडल कर रखा था। वोल्टर बहुत खुश दिखाई दे रहा था, जैसे सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था। वो और उसके साथी बंधकों से अच्छा बर्ताव कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला जब उन्हें पता चला कि एक बैंक कर्मचारी का जन्मदिन है। 3 बजे बाद वोल्टर ने पुलिस को कॉल करके बोला कि बचे हुए बंधकों को भूख लगी है, उन्हें पिज़्ज़ा खाना है। इस कॉल के बाद वो साइलेंट हो गए। 3 घंटे बाद तक भी पुलिस से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस ने कई टेक्स्ट मैसेज और कॉल की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिरी में स्पेशल फोर्स गेट तोड़कर अंदर आ गई। वहाँ 23 बंधकों को अलग अलग फ्लोर पर बंद कर रखा था और चोर वहाँ से गायब थे। पुलिस ने बंधकों को कई बार चेक किया, कहीं वो उनमें तो नहीं छुपे हुए थे, पर चोर नहीं मिले। जब वो बैंक के बेसमेंट में पहुंचे तो पता चला कि चोर असल में किस चीज़ के लिए आए थे। 400 स्टील सेफ डिपॉजिट में से 153 ही तोड़े थे। सभी हैरान थे कि चोरों ने बैंक से सारा कैश क्यों नहीं चुराया। काफ़ी लोग बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं करते थे। 2001 में आर्थिक संकट के कारण बैंक सिस्टम बिल्कुल हिल गया था। कई लोगों का सारा पैसा जो बैंक अकाउंट में था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वहाँ के लोग उस समय बैंक के पैसों को ऐसे देखते थे जैसे आजकल कई लोग बिटकॉइन को देखते हैं। उस वक्त लोग बैंक के अकाउंट सिस्टम की जगह बैंक सेफगार्ड बॉक्स यूज़ करते थे, जिसमें वो ज्वेलरी, कैश और बाकी ज़रूरी चीज़ें रखते थे ताकि क्राइसिस के टाइम उनका सारा पैसा ना जाए। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, बैंक रियो की बात ही अलग थी। इसके आसपास अमीर लोग रहते थे, जिससे इस अकेली बैंक शाखा में काफ़ी खजाना था। क्राइम सीन पर ऑफिसर ने कई सेफ बॉक्स खुले देखे। साथ में चोरों द्वारा छोड़े गए एविडेंस भी मिले, जैसे बैटरी पैक, बॉक्स तोड़ने वाले औजार और टॉय गन। सही सुना, चोरों ने इतनी बड़ी लूट असली बंदूक के इस्तेमाल करे बिना ही की थी। और आखिरी में एक नोट मिला था जिस पर लिखा था, अमीर लोगों को आसपास सिर्फ पैसा दिखता है, प्यार नहीं। टीवी पर यह न्यूज़ लगातार दिखाना और साथ में बिना फंसे आसानी से निकल जाना। इस स्टंट के बाद लोग उन्हें रॉबिन हुड जैसे मानने लगे थे। उन्होंने सिर्फ अमीर लोगों के सेफ बॉक्स खोले थे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो चुराया वो खुद के लिए ही था, पर लोग फिर भी उन्हें रॉबिन हुड की तरह देख रहे थे। ये सब जीनियसली दिख रहा था। ये सब कौन थे? इस मास्टरमाइंड चोरी के पीछे एक चोर था जिसका नाम फ्रेंडो अराहू है।
जैसा कि तुमने देखा, रोमेलो बैंक में चोरों ने चोरी कर ली थी, पर आखिरी में वो भाग नहीं पाए थे। इस बात ने आराहो पर काफ़ी असर डाला। एक दिन आराहो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने कहा, अगर चोर सुरंग बनाकर निकलते तो? आराहो के दोस्त सेबेस्टियन गैरिक बोल्स्टर बोला, हाँ ये परफेक्ट होता, और उसके दोस्तों ने इतना खास ध्यान नहीं दिया। वैसे भी लोग बड़े प्लान्स को इतना सीरियसली नहीं लेते। आराहो और बोल्स्टर दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और ये दोनों ब्यूनोस एरीज के उत्तर में रहते थे। बोल्स्टर के पत्नी और एक बच्चा था और वो छोटे इंजन को रिपेयर करता था, जबकि आराहो की लाइफस्टाइल अलग थी। वो मार्शल आर्ट सिखाता और खेती करता था। दूसरों के मुताबिक आराहो कम खाता था, जब मन करता जब सोता। उसके अजीब अजीब आइडियाज़ होते थे। आराहो ने सभी प्रकार की न्यूज़ शोज, डॉक्यूमेंट्री, बैंक रिलेटेड जो मिला वो देखा। उसका मेन गोल था फिल्मी से असली रॉबरी तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियाँ हुई ताकि परफेक्ट लूट हो पाए। आराहो को ये रियलाइज़ हुआ कि उसको ना सिर्फ प्लान की बल्कि उसके दोस्त बोल्स्टर की मैकेनिकल और टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत में बोल्स्टर इस बात से ज़्यादा खुश नहीं था और उसे ये भी पता था बैंक में चोरी करना बहुत मुश्किल है। उसने बैंक में पार्ट टाइम जॉब भी कर रखा था। उसके पापा और दादा ने जो बैंक में पैसा जमा कर रखा था वो सब चला गया आर्थिक मंदी की वजह से, जिससे वो बैंक वालों से भी नफरत करने लगा जैसा बाकी करते थे। जब आराहो ने गारंटी दी कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि वो हथियार भी नकली ले जाएंगे तो वो सहमत हो गया और उसने तैयारी शुरू कर दी। ऐसा क्या था इस लूट में जो उस समय की सबसे बड़ी लूट मानी गई? सबसे बड़ी वजह थी वहाँ का मौसम। ब्यूनोस एरीज में काफ़ी बारिश का मौसम रहता है। पानी को हटाने के लिए वहाँ पर पाइप लगाया जाता है जो कि सीधा नदी से जुड़ता है। चोर उनमें से एक में घुस गए और सुरंग बनाने लगे जो सीधा बैंक से जोड़े। लेकिन रात में बैंक अलार्म सिस्टम से बचना काफ़ी मुश्किल होता है, सुरंग खोदने से भी ज़्यादा मुश्किल। फिर चोरों ने अलार्म सिस्टम कैसे बंद किया? सिंपल, दिन में चोरी करके। जब अलार्म सिस्टम सेट नहीं होता उस वक्त बैंक में चोरी करके। पर बैंक लोगों से भरा होता है, वो कैसे बिना किसी की अटेंशन लिए वर्किंग डे में सेफ बॉक्स को खोल सकते थे? आराहो के दिमाग में इसका सिंपल सा तरीका था, ऊपर नकली चोरी करके ताकि असली चोरी को छुपा सके जो कि बेसमेंट में थी। दोनों दोस्तों ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, ओशियन 11 फिल्म की तरह। उसके ग्रुप में थे एक्सपीरियंस बैंक रॉबर जिसका नाम था डॉक और उसका चेला रूबेनो एल्बर्टो दा टोरे। उसका निकनेम बेटो भी था और वो अर्जेंटीना के आर्म्ड बैंक रॉबर के फॉर्मर मेंबर में से एक थे। उनको सुपर बैंडा नाम से बुलाते थे। उनके ग्रुप में एक फिक्सर और ड्राइवर को भी मिलाया गया। आराहो को एक फाइनेंशियर भी मिला जिसने उस पर $1 मिलियन इन्वेस्ट करे। इतने पैसे किस लिए चाहिए थे उनको? बोल्स्टर ने एक तरीका ढूंढा जिसमें वो बैंक में जा सके। उसने काफ़ी सोच विचार कर ऐसा तरीका ढूंढा जिसमें वो सेफ बॉक्स तक बिना किसी की नज़र में आए पहुंच सके, वो भी बिना किसी ज़्यादा आवाज़ के। बोल्स्टर ने एक सेफ बॉक्स दूसरे बैंक रियो ब्रांच में लिया और उसने वहाँ सेफ बॉक्स की ब्रांड नेम लिख ली। उसने वैसे ही कुछ बॉक्स कंपनी से मंगवा लिए ताकि वो बिना आवाज़ के उसे खोलने का आसान तरीका ढूंढ सके। उसने जैक हैमर चुना जिससे कम आवाज़ हो। उसने जैक हैमर बनाया जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाए और बैंक में जाकर उसे आसानी से असेंबल कर सके। आपने भी मूवीज़ में देखा होगा, चोरी करने के बाद वहाँ से निकलना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वैसे ही यहाँ पर भी चोरी करने के बाद चोरों को पानी वाली सुरंग से बाहर निकलना था। नाव से निकलने का अच्छा आइडिया था पर वहाँ इतना पानी नहीं था कि नाव में खजाना भरकर बाहर निकला जाए, और ना ही बोल्स्टर बारिश करवा सकता था, तो उसने नाव खुद ही हालात अनुसार बना दी। चोरी वाले दिन सुबह 7 लोग इकट्ठा हुए और निकल पड़े उस समय की सबसे बड़ी लूट करने। बोल्स्टर पानी वाली सुरंग में जाता है जो कि बैंक के नीचे से जाती है। जूलियन एक कार को वहां छोड़ देता है जहां सबको मिलना था। वितित और लुइस एक गैराज से कार चोरी करके बैंक के सामने खड़ी कर देते हैं। बाकी बचे हुए लोग कुछ कारों को बैंक के सामने लगा देते हैं। बेटो और डॉग सबसे पहले बैंक में जाते हैं। बेटो के पास अपने 9 साल के बेटे की चुराई हुई खिलौने की बंदूक थी। उसने सबको बंदूक दिखाकर नीचे लेटने को कहा और सब लेट गए। आराहो ने भी एक और चोरी की हुई कार बैंक के सामने खड़ी कर दी ताकि पुलिस को लगे कि चोर उसी में भागेंगे। आराहो एक टोपी, मुंह पर स्काई मास्क और काला चश्मा लगाकर बैंक में घुसता है। वहीं दूसरी तरफ बोल्स्टर सुरंग से बैंक के नीचे पहुंचकर बैंक से जोड़ने वाली सुरंग बना देता है। डॉक नीचे जाकर बेसमेंट की दीवार तोड़कर बोल्स्टर को बैंक के अंदर आने का रास्ता दिखाता है। ये बैंक के अंदर किसी को नहीं पता चलता क्योंकि लुइस और बेटो पहले ही सबको अलग अलग कर चुके थे।
विटिट पुलिस को अपना नाम वोल्टर बताता है, जो कि तभी वहां पहुंची थी। अराहो का प्लान काफ़ी ब्रिलियंट था। चोर ऊपर से सिर्फ दिखावा कर रहे थे, जबकि असली चोरी बेसमेंट में हो रही थी। विटेल यहाँ तक कि थोड़ी थोड़ी देर में एक एक बंधकों को छोड़ रहा था, ताकि पुलिस को लगे वो चोरों से एक कदम आगे है और सभी बंधकों को बातचीत से ही बाहर निकाल ले। इन चोरों ने 2 घंटे का टाइम डिसाइड किया, जिसमें बैंक से घुसने से निकलने तक का समय था। बोल्स्टर ने जैक हैमर 20 मिनट में जोड़ा और अगले 1 घंटे में उसने आधे से बॉक्सेस खोल दिए। उसके बाद अराहो ने विटिट को नीचे आने का सिग्नल दिया। विटिट ने नीचे जाने से पहले पुलिस को पिज्ज़ा मंगवाने को कहा और बंधकों को बोला, अगर तुम हिले तो मारे जाओगे। बेटो और विटिट बोल्स्टर के बैग में खजाना डालने में मदद करते हैं, वहीं अराहो और डॉक डीएनए मिटाने में और नाई की दुकान से लाए हुए बाल यहाँ वहाँ बिखेरते हैं, ताकि पुलिस और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। जब गैंग बोल्स्टर की बनाई हुई सुरंग से निकलने लगे तो उन्होंने सभी एविडेंस साफ कर दिए और एक बड़े कैबिनेट से दीवार को ढक दिया और वो नाव लेकर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सोचती रही उन्होंने चोरों को चारों तरफ से घेर रखा है। जब पुलिस गेट तोड़कर अंदर पहुंची, इतने चोर घर बैठकर पिज्ज़ा खाते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। बोल्स्टर उनमें से सबसे ज़्यादा चालाक था। जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ थी उनमें से क्रेडिट कार्ड सबसे बेकार ऑप्शन था, क्योंकि ये कैंसिल भी हो सकता है। उसने सभी कार्ड इधर उधर फेंक दिए, वो भी जो गैंग का एक्चुअल रूट था बैंक तक उससे बहुत दूर। इससे ना सिर्फ चोरी के निशान मिटे बल्कि कई गलत दिशाएं मिली। जब भी कोई आता जाता क्रेडिट कार्ड उठाता और उसको यूज़ करता तो पुलिस उसको पकड़ लेती और पूछताछ करती, यह कहीं चोरी में तो शामिल नहीं था। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। मीडिया में भी उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। हे वेट, अगर चोरी ऐसे हुई और चोर भाग गए थे तो हमें उनके नाम और उनकी कहानी कैसे पता चली जो क्राइम में शामिल थे? कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग रह जाता है। जब बेटो घर में पैसे लेकर आया तो उसने उसकी पत्नी को बताया कि वो और उसके दोस्तों ने मिलकर बैंक और रियो को लूटा है। उसकी पत्नी को शक करने की आदत थी। उसको लगता था उसका किसी और के साथ भी अफेयर है। एक दिन जब घर में से कुछ कीमती चीज़ें गायब हो गई तो दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, जिसके कारण चोरी का पर्दाफाश हो गया। उस दिन के बाद दोनों में लड़ाई हो गई। फिर क्या था, 5 हफ्ते बाद बेटो को पुलिस पकड़ लेती है जब वो किसी अनजान के साथ कार चला रहा था। एलिसा, जो बेटो की पत्नी है, वो उसका और उसके दोस्तों का नाम बता देती है जो उसके गैराज में आकर काम करते थे, और उन सभी को जेल हो जाती है। क्या आप परफेक्ट क्राइम कर सकते हैं? आप कमेंट करके नीचे अपनी स्टोरी बता सकते हैं, या आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं।